हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सिद्धांत एजुकेशन। आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ और बच गए साथ। ठीक है, तो डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज का लेक्चर बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आपको, क्योंकि इसमें आपके आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन है उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस लेक्चर में हमने कवर किए हैं विद स्टैटिक। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज है, ठीक है। अब क्या चीज है, देखो, अगर आपको परीक्षा में पास होना है तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ परीक्षा में मेहनत करना है, डिसिप्लिन लाइफ जीना है, लेट नाइट्स मतलब पढ़ाई करना है। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, रिजेक्शंस को झेल रहे हैं, मतलब देखिए फेल्यूर आपके इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक पार्ट है। उसके ऊपर सेक्रीफाइस जो इंसान कर रहा है, धैर्य के साथ परीक्षा की तैयारी कर रहा है, फेल्यूर्स को पचाने की ताकत रखता है और अच्छा विजन उसके साथ मेहनत कर रहे हो, फोकस के साथ रिस्क ले रहे हो, तो सक्सेस एक दिन आपकी जरूर मिलने वाली है। ठीक है, तो इसी मोटिवेशनल चीज के साथ हम इस सेशन को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहली न्यूज आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पे आ रही है जो आपको इंपॉर्टेंटली पढ़ना है। वो क्या है? डेली हम क्या करते हैं, हमारे करंट अफेयर सेशन में एक क्विज लाते हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि हम इस लेक्चर में जो भी पढ़ने वाले हैं वो आपके सामने क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ फीफा फुटबॉल, जो बॉल है फुटबॉल, उसका नाम क्या है? क्योंकि फीफा जो वर्ल्ड कप होने वाला है 2026 का, वो घोषित हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे थनाथी पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है, ये भी पढ़ना है। तो लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, आपके स्क्रीन के सामने कुछ इंफॉर्मेशन मैंने लाया हूँ, आप एक बार पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको पॉइंट बताता हूँ डायरेक्ट क्या हुआ है। फीफा वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है वो हमारे भारत देश में आई है, जबकि फीफा वर्ल्ड कप हमारे भारत देश में हो रहा है क्या? नहीं। वो कौन से देशों में हो रहा है? वो हो रहा है तीन देश। पहला देश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा है फिर कनाडा, तीसरा है आपका मैक्सिको। अच्छा, जो भी स्टूडेंट डेली करंट अफेयर पढ़ रहा है, मुझे एक बार ये बताइए कि इन तीनों की कैपिटल क्या है। उसके बाद क्या हुआ, भारत में ये जो ट्रॉफी है ये आई है 3 दिनों के लिए। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं 3 दिनों के लिए आई है, तो ये पहले दिन कहा गई है दिल्ली, दिल्ली के बाद अब 2 दिन रह गई दिल्ली में, दिल्ली के बाद अब ये जाने वाली गुवाहाटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये न्यूज थी। इंपॉर्टेंट क्या था, मुझे आपको बताना था कि भारत के खेल मंत्री कौन है? मिस्टर मनसुख मांडविया। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज आपने कवर कर ली। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना था कि ये आपके सामने ये जो फुटबॉल का बॉल दिख रहा है, जिसका नाम है ट्रायोंडा। ठीक है, ट्रायोंडा, ये आपको नाम याद रखना है। क्यों नाम याद रखना है? क्योंकि आपको स्टैटिक में पूछ सकते हैं कि भैया 2026 का वर्ल्ड कप हो रहा है, कौन से तीन देश मिलकर कर रहा है, ये भी आपने देख लिया। अगर स्टैटिक में क्वेश्चन बनाता है कि क्या है उस बॉल का नाम, तो नाम याद रखो। ठीक है, अब अगर हम बात करें फिर और स्टैटिक की कि हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है फीफा का, तो फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिच, जो कि स्विट्जरलैंड में आता है। राइट, तो दो चीज आपने कवर कर ली, बॉल का नाम, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और कौन से देश मिलकर इसको होस्ट कर रहे हैं। अब आपको इंपॉर्टेंट ये जो चाचा दिख रहे हैं पीछे, ये जो मेरे पीछे दिख रहे हैं ना, ये है बॉस ऑफ द फीफा, मतलब ये है फीफा के प्रेसिडेंट, जिनका नाम याद रख लो, गियानी इनफैंटिनोस। ठीक है, प्लीज 3 स्टार क्वेश्चन है, स्टैटिक में पूछा जा सकता है। अब सर ये बता दीजिए थोड़ा सा, स्टैटिक में जब फीफा वर्ल्ड कप हम पढ़ ही रहे हैं, तो यहाँ पर 2026 का तो हमको पता चल गया कि कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स कर रहा है। उसके बाद आपको ये पता होना कि अपकमिंग होस्ट कौन सा है। 2026 की बात कर दिए तो 2026 के बाद 2030 30 में कौन सी कंट्री है होस्ट कर रही है? मोरक्को, उसके बाद पोर्तुगल और स्पेन, 2034 में सऊदी अरेबिया, और रिसेंटली अभी 2026 के पहले ये जो वर्ल्ड कप हुआ है ये हुआ है कतर में। सर, ये वर्ल्ड कप किसने जीता था 2022 वाला? तो ये जीता था आपकी अर्जेंटीना की जो टीम है, मेसी, उन्होंने, उस टीम ने जीता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब आपके सामने कुछ वीडियो चल रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम कवर करने वाले हैं। ये जो बॉल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और यही से क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब थोड़ा सा मैं साइड में हो जाता हूँ, आपके रेफरेंस के लिए स्क्रीन में क्या दिख रहा है, ये जो बॉल है उस पे ना एक लीफ है। अब ये लीफ डेडिकेटेड है कनाडा के लिए, मतलब कनाडा जो देश है उसको लीफ से इस बॉल पे रिप्रेजेंट किया। अभी जब बॉल घूमेगा तो आपकी नजरें देखना आपको मिलना चाहिए। देखिए, तो जो लीफ आएंगी वो करती हैं कनाडा को रिप्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ईगल। ईगल की आंख ये जो देख रहे हो, ये ईगल कर रहा है मैक्सिको को रिप्रेजेंट, और स्टार जो है ये कर रहा है यूएसए को। राइट,
तो प्लीज इन चीजों को बिल्कुल भी आप यहाँ पे छोड़ना नहीं है और इसको मिस नहीं करना है। ये हो गया हमारा फीफा वर्ल्ड कप, हमने सारी डिटेल्स इसमें कवर कर ली है। अब मैं फिर से आपके स्क्रीन के सामने आ जाता हूँ, हम बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट करंट अफेयर है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है मिलिट्री एक्सरसाइजेस। बहुत ही ध्यान से ना सुनो, क्योंकि ये होती है आउट ऑफ द बॉक्स मिलिट्री एक्सरसाइजेस। पीछे जो दिख रही है आपको मिलिट्री एक्सरसाइजेस का नाम, इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है विल फॉर पीस 2026। सर आउट ऑफ द बॉक्स इसीलिए है क्योंकि इसमें भारत देश पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि भारत देश का पार्टिसिपेट कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। सर फिर क्यों पढ़ा रहे हो? देखो, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आएगा तभी कंपटीशन बढ़ता है, एग्जामिनर यही से क्वेश्चन सेट करता है। तो ये जो है याद रखो, ये जो एक एक्सरसाइज है ये नेवल एक्सरसाइज है। एक एक्सरसाइज होती है जो हेलीकॉप्टर्स हो, आपके विमान से हो, ठीक है, तो एविएशन वाली होती है, ये है नेवी वाली। तो राइट, नेवी एक्सरसाइज है, याद रखना, विल फॉर पीस 2026। सर ये एक्सरसाइज जो है ये कौन सा देश करवा रहा है या ये लीड कौन कर रहा है? ठीक है, लीड कौन कर रहा है, मोर्चा कौन संभाल रहा है? तो वो है चाइना। तो लीड बाय चाइना विद द पार्टिसिपेशन फ्रॉम रशिया, इसमें पार्टिसिपेट करेगा, ईरान करेगा और साउथ अफ्रीका। उसके बाद अगर आपने कभी ब्रिक्स नाम सुना है, तो ब्रिक्स के 4 मेंबर्स है, मतलब क्या, साउथ अफ्रीका, उसके बाद रशिया आ गया, चाइना आ गया, ठीक है, तो 3 मेंबर्स आ गए। और ब्रिक्स में जो नए जुड़े हुए देश है वो भी इसमें आ चुके हैं। तो कौन से है? वो है एडिशंस नेशन। कौन से रहेंगे? इथोपिया, इंडोनेशिया और यूएई। राइट, यहां तक क्लियर है चीजें? अगर कुछ भी आपको डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कीजिए, या अगर कोई आपकी तरफ से सुझाव आते हैं कि हमको इस तरीके से पढ़ना है, वो भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आपकी सारी कमेंट्स को देखा जाएगा, उस हिसाब से लेक्चर को प्रिपेयर किया जाएगा। आज हम धीरे से शुरू कर रहे हैं कि अब डिजिटली चेहरा दिखा अगर आपके सामने आया जाए तो ये प्रैक्टिस डेली शुरू हो जाएगी। आगे टॉपिक में क्या है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है यहाँ पे लिखा है कि ब्रिक्स प्लस। ब्रिक्स प्लस का मतलब होता है कि जो कोर मेंबर होते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, ठीक है, तो ये मेन मेन मेंबर हो गए। उसके बाद जो दूसरे कंट्रीज एड ऑन होते जाते हैं उसको बोलते हैं हम ब्रिक्स प्लस नेशन। उसके बाद ये जो एक्सरसाइज हो रही है भैया वो कहाँ रही है? ये हो रही है सिमॉन्स टाउन्स, ठीक है, तो साउथ अफ्रीका जो है वाटर्स उनकी बाउंड्रीज में ये होने वाला है। राइट, तो ये चीज आपको बताना था, क्लियर। अब देखो, स्टैटिक चीजें पढ़ना होता है तो परीक्षा में क्या पूछते हैं कि भारत और चाइना के बीच में होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है? तो ये एक चीज याद रखो, आपके ये जो दिख रहा है साइड में, ठीक है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड का मतलब क्या होता है? भारत और चाइना के बीच में हमेशा बॉर्डर डिस्प्यूट चलता है। मतलब क्या होता है, हमारी जो बॉर्डर होती है, हमारी जो सीमाएं होती है, उसमें हमेशा आपको देखने को मिलता है कि चाइना ने अपनी आर्मी को इतना मूव कर दिया, चाइना सुन नहीं रहा है। तो क्या होता है कि हम हाथ में हाथ धरे रह जाते हैं, कुछ उसका मसला या हल नहीं निकलता। तो यही है भारत और चाइना के बीच में होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम, हैंड इन हैंड। तो ऐसे ट्रिक्स को ऐसे तरीके से अगर आपको पढ़ना है तो आपको 2 चीजें करनी होती है भाई साहब। एक होता है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप चाहते हो कि ऐसे लेक्चर्स डेली आपको मिले तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी गई है। अगर आप चाहते हो कि फास्ट अपडेट्स, फास्ट पीडीएफ्स, रिजल्ट्स के अपडेट्स, नए नए वैकेंसी के अपडेट्स, लेटेस्ट कट ऑफ्स की अपडेट आप तक पहुंचे, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना भी बिल्कुल भी मत भूलिए। सो हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ धरे रह जाओगे अगर ये सब चीजें नहीं करोगे। नेक्स्ट, मैं आपको ब्रिक्स बता रहा था। ब्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारत 2026 में ब्रिक्स समिट हमारे यहाँ आयोजित हो चुका है, मतलब हमको इसकी चेयरमैनशिप मिल चुकी है। तो 2026 में हम क्या करने वाले हैं? ब्रिक्स कंट्री, ठीक है, ब्रिक्स कंट्री एज अ इंडिया हम ब्रिक्स समिट होस्ट करने वाले हैं। तो आपको स्क्रीन के सामने जो क्लियर चीज दिख रही है ये होता है ब्रिक्स समिट। अब इंपॉर्टेंट चीज है, मैं हमेशा आपको हमारे करंट अफेयर्स में पढ़ाता हूँ कि खेलो इंडिया गेम्स। अब खेलो इंडिया गेम्स क्या होते हैं कि ऐसी प्रतिभाओं को चुनना नेशनल लेवल पे, ताकि हम इंटरनेशनल लेवल पे उन खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके। तो अगर देखो, सिंपल सी बात है, छोटे लेवल पे ही हम अपने देश में ऐसे प्रतिभावान लोगों को अगर प्लेटफॉर्म मुहैया कराए, उनको प्रदान करे, तो आगे चल के हर कोई, हर वहां से जो खेलने वाला
खिलाड़ी होगा हमारे भारत देश को रिप्रेजेंट करेगा बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे। तो वैसे ही क्या होते हैं, ये जो खेलो इंडिया गेम्स होते हैं उसमें से कैटेगरी होती है खेलो इंडिया बीच गेम। बीच गेम का मतलब होता है कि समुद्र के किनारे जो भी गेम्स होते हैं वो आहिस्ता से समझते हैं, धैर्य के साथ समझिए, पेशेंस रखिए, ठीक है। मैं सारी चीजें यहाँ पे कवर करवाने वाला हूँ। तो खेल तो खत्म हो गए, अब क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती एज अ स्टूडेंट करंट अफेयर को इस तरीके से प्रिपेयर करना कि कोई भी एग्जामिनेशन का पार्ट छूटे नहीं। सो लेट्स सी कि क्या है। खेलो इंडिया 2026 का यहाँ पे समापन हो चुका है। अब आपके सामने ये बहुत ही अच्छे तरीके से एक इंफोग्राफिक्स है जिसको मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। देखो सबसे पहले ये जो गेम्स है ये 5 से 10 जनवरी 2026 में कहां पर हुआ है? ये हुआ है भैया आपके दादर नागर हवेली दमन एंड दीव, राइट। ये हुआ है घोगला बीच, ठीक है। याद रखो ये 3 स्टार क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब क्या होता है जब ये खेलो इंडिया गेम शुरू होता है तो सर इसमें कितने गेम्स होते हैं, कितने टोटल डिसिप्लिन में गेम खेला गया है? तो टोटल डिसिप्लिन थे 8। 8 मतलब क्या होता है? सबसे पहला होता है बीच सॉकर, बीच वॉलीबॉल, बीच शेपक टोकरा, बीच कबड्डी, बीच पिनैक स्लेट, बीच, फिर उसके बाद है ओपन वाटर स्विमिंग। और डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट का मतलब ये होता है कि डेमो, डेमो के लिए ये स्पोर्ट्स यहाँ पे रखे गए, राइट। तो डेमो के तौर पे कौन से स्पोर्ट है? ये है बीच मलकम और थग ऑफ वॉर, राइट। खत्म, इतना याद रखना है आपको, राइट। उसके बाद मैस्कॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैस्कॉट, मैस्कॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैस्कॉट ये है, ये आप देख सकते हो, इसका नाम है पर्ल, मतलब डॉल्फिन जो होता है उसको ऑफिशियल मैस्कॉट के तौर पे रखा गया है। हो गया, इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़े, ठीक है दोस्तों। मैं आपको यहाँ पे बहुत आसानी से चीजें समझाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट क्या करना है कि कर्नाटका, मैंने जो आपको ये फोटो दिखाई है ना, तो ये है कर्नाटका की स्टेट टीम। अब क्या हुआ है, मेडल टेली आती है कि अंतिम दौर में कौन सबसे टॉप स्टेट उभर के आया है। तो कर्नाटका ने यहाँ पे अगर हम बात करें तो चैंपियंस बने हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने 11 मेडल जीते हैं, ठीक है। उस जिसमें से 3 गोल्ड मेडल है, 2 सिल्वर मेडल है और 6 है ब्रॉन्ज मेडल। तमिलनाडु ने फर्स्ट रनर अप मतलब सेकंड पोजीशन यहाँ पे हासिल की है, जिसने 8 मेडल जीते हैं, 3 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल। इतना क्लियर है आपको? अगर इतना क्लियर है तो आप खुशनसीब हो क्योंकि कंसेप्ट समझ रहे हो। हम यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सारी चीजें फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ते हैं, भैया ये वो वाली करंट अफेयर की क्लास नहीं है। कंसेप्ट समझते हैं, चीजों को अच्छी तरीके से समझते हैं ताकि हम भूले नहीं, राइट। उसके बाद क्या बात करते हैं, मणिपुर ने फिनिश किया है एज अ सेकंड रनर अप विद कितने टोटल 7 मेडल्स। ओके, ये चीज जो है इंपॉर्टेंट है, ये स्टैटिक का पार्ट होता है। देखो क्या चीज है, ये जो है गुगुआ फॉसिल पार्क, ये जो फॉसिल पार्क है इज अ नेशनल पार्क ऑफिशियली नोन एज अ घुघुआ नेशनल फॉसिल पार्क। सब समझाता हूं, याद रखो ये जो पार्क है ये कहाँ पे आता है? मध्य प्रदेश, एमपी में आता है। अब ये डिक्लेयर किया गया था 1983 से, 1983 में ये डिक्लेयर किया गया है प्रिजर्वेशन ऑफ रेयर कलेक्शन ऑफ प्लांट फॉसिल। सबसे पहले समझो कि फॉसिल क्या होते हैं। फॉसिल मतलब कोई ऐसी चीज जो बहुत सारे सालों से, बहुत सारे ईयर से कहीं तो भी दफनाई गई है या किसी चीज के बीच में प्रिजर्व है। ये आप देख रहे हो, ये अगर मान के चलो कि मेरे हाथ में जो एक पत्ता है, हालांकि है रिमोट, अगर ये जो रिमोट है ये कई सालों से 50 60 100 साल हो गए और ये किसी पत्थर के बीच में दफन है, और ये जो पत्ता है इसको भी कुछ डैमेज नहीं हुआ, मतलब सूख गया है, लेकिन उसकी लीव्स हो गई, उसकी वेन्स हो गई, जैसे कि वैसे स्ट्रक्चर में प्रिजर्व है, तो उस तरीके को बोलते हैं फॉसिल। फॉसिल्स की फोटो आप देख सकते हो, आप देखो ये कैसा है, एक पत्थर के बीच में एक लीफ का टुकड़ा है जो कि जैसे के वैसे प्रिजर्व है। और भी एविडेंस, तो ये क्या है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फॉसिल्स प्रिजर्व है, ठीक है, बहुत सारे फॉसिल्स प्रिजर्व है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान, ठीक है, फॉसिल पार्क, ठीक है। अब फॉसिल्स में सर क्या पत्ते ही हो सकते? नहीं, आपने देखे होंगे कि हमारी जब धरती बनी तो बहुत सारे प्रलय भी हुए, बहुत सारे प्लेटूस एक दूसरे को टकरा कर पहाड़ी भी बनी, तो ऐसे विध्वंस में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें दफनाई भी जा चुकी है, जिसमें हम अगर बात करें तो ह्यूमंस भी आ चुके होंगे, एनिमल्स भी आ चुके होंगे, तो वो सारी चीजें भी दफन होती है, तो उसी को बोलते हैं कि फॉसिल, राइट। अब बढ़ते हैं आगे, ये चीज हमने समझ ली। ये जो पीछे मैडम दिख रही है इनका नाम है अलाक्स, ठीक है, इनका नाम क्या है? एजा विल्सन। एजा विल्सन ने यहाँ पे टाइम्स 2025 एथलेटिक ऑफ ईयर का जो है मेडल अपने नाम किया है, इनको अवार्ड दिया गया है। अब ये जो मैडम है ये कौन से फील्ड से है? बास्केटबॉल खेलते हैं, राइट। डियर स्टूडेंट, आई होप कि यहाँ तक सारी चीजें आपको कवर हो चुकी है। मेरे पीछे
ध्यान से सुनना, यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम है। वो स्कीम क्या है? एक इनिशिएटिव है, एक प्लेटफॉर्म है, जो कि मैं आपको बहुत ही आसानी से समझाने वाला हूँ। अब मेरे शब्दों के ऊपर गौर करना, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द डिस्ट्रिक्ट लेड टेक्सटाइल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव। देखो बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि आप अगर थोड़ा सा एलिमिनेशन की टेक्निक को यूज करते हो ना, तो यहाँ पे आप चीजों को क्रैक कर सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि कौन सी मिनिस्ट्री है और उसने लॉन्च किया गया है एक इनिशिएटिव। अब डिस्ट्रिक्ट लेड का मतलब क्या होता है कि प्रतिनिधित्व करेगा, लीडिंग फ्रॉम फ्रंट। हम क्या बताए, दिस बैट्समैन, दिस टीम, या एक विशिष्ट कोई व्यक्ति है, वो अपनी टीम को लीड कर रहा है। अब यहाँ पे लीड कौन कर रहा है? जिला। तो जिला लीड कर रहा है, किस चीज में लीड कर रहा है? टेक्सटाइल मतलब क्या होता है? कपड़ों का व्यापार, कपड़ों का उद्योग। तो आपको दिख रहा है फोटो में, कपड़ों के उद्योग की बात हो रही है। अगर इसी प्रश्न को आप ट्रांसलेट कर लेते तो आप आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होगा? बदलाव की बात की जा रही है, कौन से सेक्टर में? कपड़ा वाला जो इनिशिएटिव है। तो ऑब्वियसली मैं तो अगर बात करूं तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, साइंस टेक्नोलॉजी का नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसका सही उत्तर होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ये होता है थोड़ा तुक्का मारने की ट्रिक। अगर आपको नॉलेज है 50% तो आप 100% के साथ तुक्का मार सकते हो। मैं ये कहीं भी नहीं कर रहा हूँ कि अधूरे नॉलेज के साथ तुक्का मारो, नहीं तो कल भैया तुक्का मार के अपने मार्क माइनस कर दोगे। ऐसा नहीं करना है। अब मैं इसको आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा स्क्रीन की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं बहुत ही आसानी से आपको ये चीज जो है समझाने वाला हूँ। तो देखो आपके सामने हिंदी में लिखा है, और मैं आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा ना कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। देखो क्या होता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे देश के जो भी लोग हैं, ठीक है, जो भी लोग हैं या कोई जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, तो उनकी जो आर्ट है, उनकी जो कला है, वो पहले से जो चीज बनाते आ रहे हैं उसको अच्छे से एक्सप्लोर करवाना। मतलब अगर हम बात करें तो सुमितपुर नाम का एक जिला था, ठीक है। सूतीपुर, सूत मतलब क्या होता है? कपड़ा। तो सूतपुर नाम का एक जिला था। इस जिले में बहुत सारे कपड़े बनाने बनाने वाले काम होते थे। अब कोई सूत काटता था, कपड़ा बुनता था, कोई कोई उस कपड़े को रंगाई करता था। लेकिन समस्या क्या थी? मशीनें बहुत पुरानी थी, कम ज्यादा कमाई होती थी, बाहर की कंपनियों जो कंपनियां आगे निकल गई, तो गांव और शहर के लोग परेशान हो गए। तो अब एक दिन क्या हुआ, सरकार ने आइडिया लाया कि अगर हर जिला, हर डिस्ट्रिक्ट खुद आगे बढ़े और अपना कपड़ा उद्योग सुधारे तो लोगों को नौकरी मिलेंगी, कमाई बढ़ेगी। तो इसको ही बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेड, मतलब जिला खुद का नेतृत्व करेगा। उसके साथ साथ टेक्सटाइल मतलब कपड़ा उद्योग, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव और सुधार, इसकी इनिशिएटिव मतलब योजना लाई। तो इससे क्या हुआ? नई मशीनें आई, लोगों को ट्रेनिंग दिए गए, महिलाओं को सिलाई का काम मिला, कपड़े विदेश तक बिकने लगे। तो इससे क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? कपड़े बनाने का काम आसान हुआ, लोगों को रोजगार मिला। जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हो, जिले में फैक्ट्रियां लगती गई, जिले की कमाई बढ़ती गई, और भारत जो है एक मजबूत देश बना। राइट। तो आई होप कि आपको ये जो चीज है ना, ये समझ में आ गई। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो क्या है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी। ओके। सो अब आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि नेक्स्ट इंफॉर्मेशन चीज क्या है। वो है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज। इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में है भारत का पहला केबल स्टेट। देखिए ये जो दिख रहा है ना, एक रेलवे ब्रिज है। ये जो है रेलवे ब्रिज है, ये एक केबल्स के ऊपर बना हुआ रेलवे का ब्रिज है। राइट, ये समझा आपको। तो ये कौन से जिले में बना है? ठीक है, कौन से जिले में, मतलब कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में तो बना है। तो इसका जो सही नाम है, इसका जो सही आंसर है, वो है आपका अंजी खाद ब्रिज। ठीक है, इस ब्रिज का नाम क्या है? ठीक है, व्हाट इज द नेम? तो ये है अंजी खाद ब्रिज। ठीक है, याद रखना, ये भारत का पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज है जो लोकेटेड है जमुना, ठीक है, इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, और रेसाई डिस्ट्रिक्ट। ये जिले का नाम याद रखो, रेसाई डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, जो कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा रेलवे की कश्मीर वैली में पहुंचने के लिए। अब आपके सामने बहुत ही अच्छी इंफोग्राफिक सही, मतलब एक न्यूज आई है। अब वो न्यूज क्या है समझो। यहाँ पे आपको पता है गवर्नमेंट के भी कुछ न्यूज चैनल्स होते हैं जिसका नाम है डीडी न्यूज। डीडी न्यूज ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है, क्रिएटर क्रिएटर कॉर्नर्स। मैं तो ये मानता हूँ कि हर किसी व्यक्ति में, चाहे आप स्टूडेंट हो या आपकी उम्र कितनी भी हो, हर किसी के अंदर एक कलाकार जिंदा होता है। जैसे मेरे में है, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरी स्किल है। आप में से कोई लोग होंगे जिसको गाना गाना पसंद आता है, जिसको डिजाइन्स करना पसंद आता है, जिसको यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाना अच्छा होता है। मतलब पढ़ाई के साथ आप में एक स्किल है।
इसीलिए डीडी न्यूज जो है भारत का, उसने ये इनिशिएटिव लाया है, क्या नाम है, क्रिएटिव कॉर्नर। मतलब भारत का नया और एक उनको स्टेज देने वाला एक डिजिटल टैलेंट लाया है, किसने, क्रिएटर कॉर्नर। मतलब भारत के नए जो डिजिटल टैलेंट्स है, आजकल की जो जनरेशन है, उनमें बहुत भरपूर टैलेंट है भाई, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो क्या है ये इनिशिएटिव, देखो भारत में ऐसे कुछ लोग हैं, या हम एक हमारे कहानी का एक छोटा सा सरप्राइज एलिमेंट लेते हैं। चलिए, राहुल नाम का एक लड़का है, जिसको गाना गाना अच्छे से आता था, वो गिटार अच्छे से बजा सकता था, और वो भारत के जो लोक संगीत है एक एरिया के, वो बहुत अच्छे से गाता था। अब ऐसे लोगों को तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आना जरूरी है, लेकिन सुमित थोड़ा सा गरीब था, अपनी टैलेंट को कहाँ दिखा सकता था वो, कि उसकी टैलेंट की कदर कौन करे। तो हमारे यहाँ सरकार ने बोला डीडी न्यूज को, भाई तुम एक ऐसा इनिशिएटिव शुरू करो जो इन लोगों की मदद करे। तो ऐसे लोगों के लिए मदद करने आई है कौन, डीडी न्यूज। ठीक है, तो कौन है, ये है लॉन्च बाय द प्रसार भारती। ठीक है, लॉन्च बाय द प्रसार भारती ऑन डीडी न्यूज टू फीचर एमर्जिंग, उभरते हुए ऑनलाइन टैलेंट्स को। आप भी ऑनलाइन देख रहे हो, आप भी ऑनलाइन इस चीज को देख रहे हो, ठीक है, तो लेकिन जिसके टैलेंट को देख रहे हो उसके लिए बात हो रही है। अगर आप में भी कुछ है तो आप टैलेंट दिखाइए, जाइए डीडी न्यूज के पास। उसके बाद क्या करते हैं, हर दिन यहाँ पे 7 बजे वीकडेज पे जो व्यक्ति या जो स्टूडेंट या जो बच्चे कल्चर से रिलेटेड रिप्रेजेंटेशन करेंगे डिजिटली, एजुकेशन से रिलेटेड डिजिटली रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उसके बाद हेल्थ से रिलेटेड और साइंस से रिलेटेड रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उनको इस चैनल पे आने का मौका मिलेगा। उसके बाद क्या है, एम्पावरिंग डाइवर्स वॉइसेस। ठीक है, ये क्रिएटर्स को सपोर्ट करेगा। उसके साथ साथ बजट इंपॉर्टेंट होता है, कि भारत की सरकार ने यहाँ पे 5,000 करोड़ का इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसे दे दिया है इस इनिशिएटिव के लिए। तो अब एक नई चीज आती है, ऑरेंज इकोनॉमी। आपको पता है ऑरेंज इकोनॉमी मतलब क्या होता है, ऐसी इकोनॉमी जो किसके भरोसे चलती है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल क्रिएटर्स, डिजिटल चीजों के कारण, उसको बोला जाता है ऑरेंज इकोनॉमी। थोड़ा सा गूगल करिए, सर्च करिए, क्यूरियोसिटी जगाइए आप में कि चलिए ऑरेंज, सर ने जो बोले कि ऑरेंज इकोनॉमी होती है वो क्या होती है, राइट। अब बढ़ते हैं आगे। अगली जो न्यूज है आपकी स्क्रीन के सामने आ चुकी है, नहीं आई है, ठीक है अब आ जाएगी। क्वेश्चन क्या है, एज पर आरबीआई केवाईसी गाइडलाइंस। चलिए, आरबीआई की केवाईसी गाइडलाइंस है। केवाईसी मतलब क्या है, नो योर कस्टमर। भैया बैंक में अकाउंट ओपन होता है तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि हमारा बैंक बोलता है कि हम हम आपको हमारे कस्टमर तो बनाएंगे, लेकिन आपके बारे में कुछ हमको जानकारी हो ना। नो योर कस्टमर मतलब बैंक अपने कस्टमर के बारे में कुछ मूलभूत चीजें हैं वो जानेगा। तो उसमें एक चीज पूछा गया क्वेश्चन में कि नो योर कस्टमर का जो पीरियोडिक अपडेटिंग टाइम होता है इस मीडियम रिस्क कस्टमर्स के लिए, ये कितना है, ठीक है, एटलीस्ट कितना है। तो वो समय पूछा गया है कि कितने सालों में आप अपनी केवाईसी करा सकते हो। तो ये जो पहली बात है, मीडियम रिच कस्टमर क्या होता है ये समझना इंपॉर्टेंट है, और इसकी लिमिट। तो इसका आंसर पहले समझो, इसका आंसर है 8 साल, कि 8 साल में जो भी यहाँ पर मीडियम रिस्क कस्टमर की रेंज में आता है उसको 8 साल में केवाईसी कराना अनिवार्य है। सबसे पहले समझो इस फ्रेमवर्क को, देखो यहाँ पे 3 टायर में रिस्क क्लासिफिकेशन फ्रेमवर्क होता है। अभी इसने क्या बोला, मीडियम रिस्क, तो मीडियम रिस्क तो आता है, लेकिन मीडियम रिस्क के पहले आता है लो रिस्क कस्टमर, मीडियम रिस्क कस्टमर्स और हाई रिस्क कस्टमर्स। अब यहाँ पे पहली चीज क्या है, लो रिस्क कस्टमर मतलब ऐसे कस्टमर जो जेन्युइन है भाई, जो जेन्युइन है। मतलब क्या, वो प्रॉपर तरीके से पैसा कमाते हैं, न किसी के भानगढ़ में जाते हैं, न किसी को दिक्कत देते हैं, ईमानदारी से पैसा कमाते हैं और ईमानदारी से उनको सैलरी मिलती है। रेप्यूटेड गवर्नमेंट से होते हो, रेप्यूटेड जगह काम करते हो, कहीं 2 नंबर का पैसा उनके अकाउंट में नहीं आता है, ये सब चीजें। उसके बाद क्या होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आते हैं उसमें। उसके बाद अगर हम बात करें जो टीयर 1 सिटी में रहते हैं, ठीक है, कंसिस्टेंट जिनके ट्रांजेक्शन है, लगातार ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ऐसे नहीं कि एक साल ट्रांजेक्शन कर रहा है फिर उसके बाद वो अकाउंट बंद हो रहा है, यानी कुछ तो सस्पिशियस एक्टिविटीज उन कस्टमर्स के बीच में देखी नहीं जाती, वो आते हैं आपके लो रिस्क कंज्यूमर्स में। उसके बाद हम बात करते हैं सीधा मीडियम रिस्क कंज्यूमर्स कस्टमर्स। तो यहाँ पे बात करते हैं जिसने नया बिजनेस तो खोला है लेकिन उसकी जो फाइनेंशियल हिस्ट्री है ना वो गड़बड़ है बाबा, कुछ तो गड़बड़ है। मतलब क्या, बिजनेस के लिए लोन उठाया, लोन पे ही नहीं किया, तो मुझे बताओ कि वो मीडियम लो रिस्क में उसको हम डाल सकते हैं क्या? क्या पता कि मैं आपसे लोन ले रहा हूँ, लोन लेने के बाद क्या किया मैंने, आपको वो लोन चुकाया ही नहीं और दूसरे बार फिर लोन के लिए अप्लाई किया,
तो अब तो मैं मीडियम रिस्क वाले में आ गया ना, समझ रहे हो ये चीज वही है। उसके बाद क्या होता है कि कैश हैवी सेक्टर्स लाइक यहाँ पे रिटेल्स, उसके बाद कस्टमर्स फ्रॉम टीयर 2 सिटी, ये सब चीजें। उसके बाद ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है। देखिए FATF का मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। मतलब क्या होता है कि ये ऐसा संगठन है जो देखती है कि कोई व्यक्ति या किसी अकाउंट से गलत चीजों के लिए तो पैसे का ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, आतंकवाद के लिए तो नहीं हो रहा है, ठीक है, वो सब चीजें। और फिर होता है हाई रिस्क, इसमें पॉलिटिकली एक्सपोर्ट पर्सन होते हैं, ठीक है। उसके बाद एंटिटीज फ्रॉम अभी जो बताया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो हाई रिस्क जुरिडिक्शंस में आते हैं, शेल फॉर्म्स, उसके बाद कस्टमर्स विद इरेगुलर और फ्लैग क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। मतलब यहाँ पे ना बहुत दुविधाएं होती है। ये सब वाले अकाउंट्स वो होंगे जो फ्रॉड होंगे, या फिर बहुत ऐसे ब्लैक मनी हो गया, या ऐसे चीजें जो लीगल तरीके से नहीं की जाती, तो वो होता है। अब सर आपने पढ़ा दी कि मीडियम रिस्क कस्टमर्स, लेकिन भैया आपको ये सब चीजें भी पढ़ना होगा। क्या सर, मैं आपको बताता हूँ। ये जो चीज है ये, अब मीडियम रिस्क के लिए तो आपने पढ़ा दिया सर कि 8 साल में केवाईसी करना जरूरी है, लेकिन हाई रिस्क में जो आता है ना उसको हर 2 साल में अपना केवाईसी कराना पड़ता है। और जो लो रिस्क, मतलब हमारे जैसे लोग जो साफ सुथरे हैं, कोई दिक्कत नहीं आता, उसको 10 साल की केवाईसी का इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि मॉर्गन और स्टैनली की एक एस्टिमेटेड जीडीपी की रिपोर्ट आई है। मतलब हमारा देश किस तरीके से अब जीडीपी मतलब प्रगति करेगा, हमारा देश कैसी रफ्तार रहेंगी जीडीपी की, उसका परसेंटेज में वो बताते हैं। तो 2026 में हमारी जीडीपी की ग्रोथ रहेगी 7.6% ईयर ऑन ईयर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में पूछता है। उसी के साथ साथ जो हमारा है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफ जो ऑफिस है भारत का, उसने भी बोला था कि 7.4% से हमारी जीडीपी की ग्रोथ होगी, ठीक है। तो जीडीपी का ग्रोथ मतलब क्या है कि ओवरऑल देश की इकोनॉमी कैसे चलने वाली है, राइट। ये चीजें आपने क्लियर कर लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखो। मेजर स्वाति सांता कुमार, ठीक है, मेजर स्वाति सांता कुमार रिसीव यूएन सेक्रेटरी जनरल जनरल्स अवार्ड 2025 फॉर हर वर्क इन विच मिशन। देखो ये जो हमारे भारत देश की बेटी है, ये रेप्यूटेड मैडम बोल सकते हो आप, इनका नाम याद रख लो, मेजर स्वाति सांता कुमार, यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड मिला है। अब आपने ये पहली बार सुना होगा, ठीक है। अब वो वर्दी में भी है, तो सर इनको तो हमारे देश का अवार्ड मिलना चाहिए, नहीं। जो इन्होंने कैप पहनी है ना इनके सर के ऊपर, उसके ऊपर नजर रखो। ये जो कलर होता है, ये होता है यूनाइटेड नेशंस में काम करने वालों का। ये जो दिखाता है कि भारत की तरफ से ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। तो ये जो आपको ब्लू टोपी वाली मैडम दिखा रहे हैं और ये जो अवार्ड का नाम ले रहे हैं, इनको मिला है सूडान, मतलब यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान। अब सर ऐसी क्या बात है कि इन मैडम ने साउथ सूडान में काम किया? सबसे पहले ये समझना जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ पे तुक्का और एमसीक्यूज पढ़ने थोड़ी आ रहे हैं, कंसेप्ट को क्लियर करने आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी एफर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और मैं देखता हूँ कि आप वीडियोस पे लाइक नहीं करते, तो प्लीज अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो अब तो लाइक जरूरी कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको पढ़ाना कैसा लग रहा है। आज आप क्विज का आंसर दे रहे हो ना, तो उसके बाद दूसरा आंसर दो कि पढ़ाना कैसा लग रहा है, राइट। आपके इनपुट्स ही मुझे हर लेक्चर को बेटर करने के लिए बहुत ही मददगार होते हैं। लेट्स सी आगे क्या पिक्चर है। देखो क्या है कि ये जो मैडम है ना, इनको तो अवार्ड मिल गया, आपको पता चल गया। सबसे पहले ये जो यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड दिया गया है, ये कहा दिया गया है, पीस कीपिंग इन साउथ सूडान। मैंने जो बताया आपको कि ये जो मिशन क्या था, यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान। देखो सबसे पहले आपको पीस कीपिंग का मतलब समझना है। देखो पीस कीपिंग यूनाइटेड नेशंस के तरफ से किसी भी देश में युद्ध होने के बाद भेजी जाने वाली आर्मी को बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपर्स आर्मी, राइट। इसका मतलब क्या होता है, किसी देश में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, हो गई ना चीजें, वो चीजें अब जीवन लाइफस्टाइल अब पटरी पे आ जाए, अब वहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहे, वहां पे भैया दो देशों के बीच में युद्ध हुआ तो एक देश की आर्मी तो ऐसे ही खत्म हो जाती है, जीतने वाला तो चले जाता है, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स रहते हैं कि वो कंडीशन आगे तैयार करने में मदद करते हैं। वैसा नहीं करना है तो शांति बनाने के लिए इनका नाम भी वही रखा है कि पीस कीपर्स, राइट। तो कॉन्फ्लिक्ट के बाद शांति बनाए रखने के लिए काम करते हैं यूएन पीस कीपर्स के मिशन। जो ये मिशन पे जाते हैं, जैसे ये मैडम कहा गए थे साउथ सूडान में, तो साउथ सूडान में क्या हुआ था, साउथ सूडान की जो परमानेंट आपके मिलिट्री होती है, और उन्हीं के देश में एक ऐसी पैरामिलिट्री बन गई थी जो एक दूसरे के देशों से ही लड़ रहे थे। उसमें नुकसान किसका हुआ, सूडान में रहने वाले लोगों का। तो अब जब युद्ध हो गया, सब कुछ तबाह हो गया, तो अब यूनाइटेड नेशंस को लगा कि शांति बनाना चाहिए इस देश में। तो
अब इन्होंने भेजे इनके टीम को। तो टीम कैसे सिलेक्ट होती है? यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर की टीम सिलेक्ट होती है, यूनाइटेड नेशंस की आर्मी नहीं होती। जैसे भारत देश हो गया, नेपाल देश हो गया, बांग्लादेश ने देश हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे देश हो गया, ये वहां पे अपने सोल्जर्स, पुलिस, इन सबको भेजती है एज अ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर। चीजें क्लियर हो गई? यूनाइटेड नेशन की कोई आर्मी नहीं है जैसे भारत की आर्मी है, ये उन देशों से सिलेक्ट करते हैं और फिर उसको बोलते हैं पीस कीपर आर्मी। ये चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवता के लिए मदद करना, खाना दवा मदद करना, ये उनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब भैया इन्होंने काम क्या किया ये समझ लो और फिर इसको हम वाइंड अप करते हैं। यूनाइटेड सेक्रेटरी जनरल अवार्ड मिला है, रिकॉग्नाइज फॉर हर जेंडर, ये याद रखना कौन से कैटेगरी में इनको अवार्ड मिला है? फॉर द जेंडर कैटेगरी, ठीक है, जेंडर कैटेगरी में मिला है। जेंडर कैटेगरी में अब महिला और पुरुष दोनों आ सकते हैं। तो सिर्फ इन्होंने ऐसा काम क्या किया? इन्होंने ऐसा काम क्या किया? तो सबसे पहले ये समझो, ये यहाँ पे अगर हम बात करें, प्रोजेक्ट सिलेक्टेड फॉर्म नॉमिनेशन अक्रॉस ऑल यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन वर्ल्ड वाइड, राइट। उसके बाद क्या किया कि इन्होंने डायरेक्टली सपोर्ट किया यहाँ पे 5,000 वुमेन्स का, जिनके लिए उन्होंने एक सेफर एनवायरनमेंट क्रिएट किया। भारत की तरफ से महिला वाली जो लीड किया टीम को कि हम इस दिशा में काम करेंगे, अब हम शांति बनाए रखेंगे, स्पेशली महिला, बच्चों और आदि जो लोग होते हैं उनके लिए यहाँ पे इनिशिएटिव चलाया। कम्युनिटी एक्टिविटीज को बढ़ाया कि युद्ध के बाद अब वो मुख्य धारा में आए। उसके बाद मजबूती दी ग्रास रूट कम्युनिटी को और ट्रस्ट में लिया कि युद्ध खत्म हो गया। और इनकी जो टीम थी इसने इम्प्रोवाइज की, लोकल लोगों का कॉन्फिडेंस जीता और यूनाइटेड नेशंस के मिशन के तहत इन्होंने एक मजबूत वहां पे चीजें बरकरार की, अच्छी चीजें बरकरार की, राइट। तो ये चीजें याद रखो। अब भैया सर ये क्या दिखा रहे हैं हमको? अच्छा, ये जो आपको आंटी दिख रही है ना, ठीक है, अब ये मेरी ट्रिक होती पढ़ाने की, आपको अच्छी लगती है समझिए, नहीं तो वरना इतने हार्ड हार्ड नाम याद रखिए। यूनाइटेड नेशन जब पढ़ ही रहे हो तो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क। और यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो ग्यूटेरेस। अब इस नाम में ना कहीं सेंस आता है आंट, आंट का मतलब होता है आंटी। तो यहाँ पे क्लिक करो अपने दिमाग में कि यूनाइटेड नेशन में एक आंटी जी बैठे हैं जिनका नाम है एंटोनियो ग्यूटेरेस। कर ला, समझ ला, समझा सबको? तो आगे बढ़ते हैं। नाम याद रखो, स्टैटिक पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है भैया, ऐसा नहीं। आगे न्यूज पढ़ते हैं, क्या है? ओवर 1 लाख पीपल विजिटेड सेकेंड एडिशन, इंपॉर्टेंट है सेकेंड एडिशन। सर तो बोल तो रहे हो, किसका है? उद्यान उत्सव। अब ये जो उद्यान उत्सव हुआ ये कहाँ पे हुआ है? राष्ट्रपति भवन को बोलते हैं राष्ट्रपति नीलायम। राष्ट्रपति भवन कहाँ पे? दिल्ली में। तो राष्ट्रपति भवन यहाँ पे दिल्ली में है, जहां पे 1 लाख से ज्यादा लोग, सेकेंड एडिशन हो रहा है उद्यान उत्सव का। कहाँ पे होता है? दिल्ली में। राष्ट्रपति भवन कहाँ पे? दिल्ली में। ये फेस्टिवल के तौर पे मनाया जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो भारत के हेरिटेज, एग्रीकल्चर और सस्टेनेबिलिटी को हम यहाँ पे उजागर कहते हैं। बहुत खूबसूरत सी फोटो देख सकते हो। उद्यान मित्र मतलब कितने अच्छे तरीके से पूरे भवन को सजाया गया है, फ्लावर्स का डेकोरेशन किया गया है। तो एग्जामिनर क्या पूछेगा कि जो ये उत्सव हुआ है उद्यान उत्सव, ये एक तो प्लेस कहाँ पर हुआ है? राष्ट्रपति भवन दिल्ली। किसके लिए कराया जाता है? आम नागरिकों के लिए। कौन चीजों को रिप्रेजेंट करता है? ये हेरिटेज, एग्रीकल्चर, सस्टेनेबिलिटी, राइट। आगे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो अवार्ड मिला है, ये जो अवार्ड आपको दिख रहा है इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि यहाँ पे नैना का खालू, ठीक है, याद रखो नैना खालू, नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं टर्नर प्राइज। टर्नर प्राइज इंपॉर्टेंट क्यों है? टर्नर प्राइज इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राइज हम बहुत सारी कैटेगरीज में देते हैं। टर्नर प्राइज जो विशिष्ट ऐसे कलाकारों को दिया जाता है कि वो ट्रेडिशनल कलाकारी नहीं दिखाना चाहिए। मतलब क्या? आधुनिक कलाकार। आधुनिक कलाकारों का मतलब क्या होता है कि आप फोटो में देख सकते हो कि देखिए इन्होंने इन्होंने यहाँ पे एक हिस्टोरिक मूवमेंट अचीव किया गया है और ये फर्स्ट आर्टिस्ट बने हैं, फर्स्ट आर्टिस्ट विथ लर्निंग डिसेबिलिटी टू रिसीव प्राइज फॉर हर। यहाँ पे ये जो कुकुन लाइक रैप स्कल्पचर्स है ना, इसको बनाया गया है, ठीक है। कुकुन लाइक रैप स्कल्पचर्स क्या होता है? अब ये देखो, ये आपको कैसा लग रहा है कि एक एनिमल तो है, ये आपको लग रहा है कि ये एनिमल है, ये कुछ कुछ ऐसे जो डिजाइन है, ये देखो ये जो फोटोज दिख रहे हैं ना, तो भाई अब अवार्ड मिला है, अब हमारा काम क्या है एज ए स्टूडेंट? पढ़ना। तो ये जो टर्नर प्राइज है ना, ये इसको दिया गया है आपका, जो नीना खालू नाम है, नीना कालू, ठीक है। नीना कालू जो है इनको टर्नर प्राइज 2025 का दिया गया है। किस चीज के लिए? कि कुकुन लाइक रैप स्कल्पचर्स इन्होंने बनाया है। देखिए यहाँ पे आपको अगर मैं पास से बताऊं तो यहाँ पे कुछ तो भी कपड़ों के द्वारा, कुछ तो भी यहाँ पे छिलेटिंग्स के द्वारा, कुछ तो भी यहाँ पे ऐसे सेप दिए हैं कि एक एनिमल लटका है हवा में, ठीक है।
तो ये ऐसी चीजें, ठीक है। तो अब ये डिजाइन उन्होंने ना नए तरीके से बनाया है, इसलिए उनको ये जो अवार्ड है ये दिया गया है। इंपॉर्टेंट अवार्ड की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे पढ़ते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स। नेशनल और इंटरनेशनल अचीवमेंट्स की बात करें तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसी ने जीता है तो वो है बानो मुश्ताक भारत से। पेन पेंटर प्राइज जो जीता है वो लीला अबू लेला, वो सुदान स्कॉटिश राइटर है, राइट, ये जो आपको दिख रहे हैं। पेन ट्रांसलेटर अवार्ड जीता है गीतांजलि सिंह ने। उसके बाद जीता है व्यास सम्मान 2024 का 34वां एडिशन, जो कि 2025 में दिया गया है, तो वो जीता है सूर्यबाला ने। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 का जो अवार्ड दिया गया अगेन 2025 में, तो वो दिया गया हमारे जो एक्टर है मलयालम मोहनलाल, 55th एडिशन था इसका। डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब क्या हो रहा है हमारे भारत देश में जनगणना हो रही है। मतलब क्या है, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन, कि भारत में कितने टाइगर है भैया। उसके पहले ये देखो कि अभी तक कितने हैं। 2022 में लास्ट जनगणना हुई थी, गिने गए थे कि भारत में 3682 टाइगर्स है। खत्म, इतनी चीज याद रखो। मेरा क्वेश्चन था आपके क्विज के लिए कि ये जो मिशन चल रहा है, ये टाइगर्स को काउंट करने का जो यहाँ पे प्रक्रिया चल रही है, वो कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से स्टार्ट की गई है। तो ये की गई है, कौन सी है, यहाँ पे है थंथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पे है, तमिलनाडु। ये तमिलनाडु की 18वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब आप बोलते हो सर करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, हमारे एग्जाम में स्टैटिक आ जाता है। तो अब ये जमाना वो नहीं रहा, आपको करंट के साथ स्टैटिक को भी जोड़ना है। यू हैव टू ऐड करंट विथ स्टैटिक। करंट क्या है, ये चीज है। स्टैटिक क्या है, कि ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पे स्थित है। करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक आपका एग्जामिनर ऐसे ही बना रहा है। अब आगे बात करते हैं कि मैंने आपको सब बता दिया, लेकिन सर इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो हमारी टाइगर सेंसस है, जनगणना है टाइगर्स की, ये 3-4 स्टेप्स में होने वाली है। सबसे पहले क्या होता है, मोबिलाइजेशन, जिसमें 150 से ज्यादा लोग हैं फॉरेस्ट रेंजर्स फॉरेस्ट बीट्स के, उनको चुना गया है। उनके बाद ट्रेनिंग दी जाएंगी, ट्रेनिंग के बाद वो यहाँ पे पग मार्क्स हो गए, उनके ड्रॉपिंग्स हो गए, डायरेक्ट साइटिंग्स हो गए, उनके द्वारा उनका जनगणना करेंगे। उसके बाद असेसिंग द इकोसिस्टम, 3 दिन के बाद पूरा सब कुछ देखेंगे, कौन कहाँ पे है, क्या चीज, ऑल एंड ऑल। और ये फिर डेटा आएगा, उसको कंपाइलेशन किया जाएगा, और 2027 में फिर हमको पता चलेगा कि 2022 में तो हमको पता चला था कि 3682 टाइगर्स है, लेकिन अब 2027 में पता चलेगा कि कितने टाइगर्स है, राइट। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। अब बढ़ते हैं आगे। उसके साथ साथ नेशनल पार्क की हम बात कर ही रहे थे, तो सिंपल सी बात करो कि यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क भारत का है हेमिश नेशनल पार्क। सबसे अगर स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क की बात करें तो साउथ बटन आइसलैंड। और वर्ल्ड का सबसे फ्लोटिंग तैरता हुआ, देखिए आपको फोटो में दिख रहा है तैरता हुआ नेशनल पार्क, तो वो है कायबुल लामजो नेशनल पार्क। राइनो हेवन, मतलब यहाँ पे एक सिंग वाला जो गेंडा दिखता है वो कहाँ पे है, काजीरंगा। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और यहाँ पे 2/3 की पॉपुलेशन के साथ साथ सिंगल सिंग वाले राइनो भी आपको देखने मिलते हैं। भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश, उसके बाद अंडमान निकोबार के पास 9 है। उसके बाद सबसे पहला भारत का नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो स्टैब्लिश हुआ था 1938 में, जिसका ओरिजिनली नाम था हेनली नेशनल पार्क। अब इंपॉर्टेंट है, जाते जाते हम ट्रिक्स के साथ, अगर आप मेरा लेक्चर डेली ऐसे ही देखने वाले हो तो आप श्योर कर लो कि स्टैटिक आपका मजबूत होगा ही करंट अफेयर्स के साथ साथ। तो हिमाचल प्रदेश में जितने भी नेशनल पार्क है ना, आज आप एक लाइन में याद करने वाले हो। देखो हिमाचल प्रदेश की क्या ट्रिक है, सिम्भा ने हिमालय की वैली में इंदर के साथ खीर खाई। अब देखो हिमालय, सिम्भा, वैली, इंदर, ये ट्रिक वर्ड है। तो सबसे पहले सिम्भा, सिम्भा से शुरू करते हैं। तो सिम्भा से बात याद करो, सिंबलबारा नेशनल पार्क। उसके बाद है द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, कहाँ पे खीर खाई थी, हिमालय में। उसके बाद हम बात करें तो पिन वैली, यहाँ पे वैली आ गई ना, तो पिन वैली। उसके बाद इंदर केला, मतलब इंदर के साथ क्या खाया, खीर खाया, तो खीर गंगा नेशनल पार्क। आई होप कि आपको जो पहला नेशनल पार्क है वो याद चुका है। लेट्स गुजरात। तो गुजरात की बात करें तो गुजरात की ट्रिक क्या है, गुजरात के ब्लैक बक वन में गिर के मर गई, राइट। अपने को क्या ट्रिक से मतलब है, तो ब्लैक बक नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क। उसके बाद वन मतलब बसंदा नेशनल पार्क, गीट मतलब गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद मरीन, मर गई से रिलेट करना है, मरीन राष्ट्रीय उद्यान। आई होप कि आपको ये ट्रिक आसानी से समझ में आ चुकी है। तो डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ने से पहले आपको लेक्चर कैसा लगा है, आपको कमेंट में क्विज का भी आंसर देना है, और आप मुझे बताइए कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो देरी किस बात की, अगर किया है तो फिर वीडियो को लाइक करिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिए, ताकि मैंने जो पहले बताया
सारी अपडेट्स आपको हर चीज़ फटाफट मिल सके। लेकिन अगर आप आने वाली आरबीआई असिस्टेंट, आरबीआई अटेंडेंट इस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट और गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया हमारे ये प्लेटफॉर्म सिद्धांतो एजुकेशन, जिसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक बैच लाई गई है। सारी चीजें आपको प्रोवाइड होंगी और सबसे इंपॉर्टेंट हमारी जो फैसिलिटीज है इस कोर्स में, जो कि सब फ्री है। बेसिक टू एडवांस बैच में आपको टॉपिक वाइज पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, डेली लाइव लेक्चर्स होंगे, एक्सपर्ट फैकल्टीज आपके सामने आएंगे, उसके साथ साथ स्टडी मटेरियल्स और कंप्लीट फ्री बैच रहने वाली है। तो आई होप कि सारी जानकारी आपने क्लियर कर ली है। डियर स्टूडेंट, जाते जाते इतना ही कहूंगा, अगर आपने हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक्सेस नहीं लिया है, जो कि हमारा एंड्रॉयड और एप्पल प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, जाइए सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए। उसके साथ साथ आप डेली पा सकते हैं यहाँ पे फ्री पीडीएफ्स, टेस्ट सीरीज, जॉब्स अलर्ट और रिकॉर्डेड क्लासेस, डेली क्विजेस और सक्सेस स्टोरीज जो कि पहले के बच्चों ने यहाँ पे बताई है कि कैसे स्ट्रेटेजी फॉलो किया है। और आपने अभी तक हमारे इस इनिशिएटिव को ज्वाइन नहीं किया, मतलब जो कि हमारे यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, इसको ज्वाइन नहीं किया है, तो इसको भी ज्वाइन करना मत भूलिए। ये हमारा नंबर है, जहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है, इस नंबर पे कॉल कीजिए। एनी टाइम आपकी हेल्प करने के लिए हमारी टीम सक्षम है। अगर आप ऑफिशियली पुणे महाराष्ट्र में आके हमारी क्लासेस लगाना चाहते हैं, तो ये हमारे दोनों एड्रेसेस है, यहाँ पर आपको आकर विजिट करना है और पूरी सुविधा आपको मिलने वाली है, इंक्वायरी से लेकर सारी डिटेल्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।